अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। वैसे तो इंडेक्स के हवाले से हमारी रोज़ गुफ्तगू होती रहती है, उस पर हम बात करते रहते हैं, मगर पिछले दिनों में हमारे पास एक नई डेवलपमेंट जो हमें मिली वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है, और उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। किसी हद तक थोड़े थोड़े लेवल पे मैं बात करता रहा हूँ, और मगर जो है जो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, जो मेरा कंसर्न बनी, जिसने मुझे पुश किया कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ, उसकी वजह ये थी कि मुझे लोगों के अंदर ओवर एक्साइटमेंट नज़र आया। ओवर एक्साइटमेंट, अच्छा, थोड़ा सा हम लोगों की शायद फितरत में भी है कि हम जो है, बल्कि हमारी नहीं, इंसानों की फितरत में होता है कि किसी भी दुनिया में ये शायद हो सकता है कि हम जो है, जो एक अक्सर आपने जुमला सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। ये वो वाली कैफियत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। हमने क्या पाया, क्या जीता, क्या हारा, हम इस पे सोच ही नहीं रहे। हमारे क्या मामलात हैं, हमारे क्या हालात हैं, हम पे क्या मसाइल आ सकते हैं, हम इस पर नहीं सोच रहे। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो दुश्मन का दुश्मन है वो जीत गया, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं उसकी सेलिब्रेशन से, बट मैं जब भी बात करता हूँ, मैं इस एंगल से बात करता हूँ कि हम इन्वेस्टर हैं, हम ट्रेडर हैं, ना ही हम पॉलिटिशियन हैं, ना ही हम कोई तज्ज़ियाकार हैं। हमें ये देखना है कि हमारे मामलात कैसे सीधे हो सकते हैं। वी आर क्वाइट फोकस फॉर अवर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पैसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एंड ऑफ एंडलेस वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो ये 2001 से 2021 20 साल पर मुहित एक वॉर थी, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और हम इनकी मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करेंगे। मैं कुछ हक़ाइक़ बताऊँगा आपको, और उनको साथ साथ कोशिश करूँगा कि आप इस बात को समझें कि रियलिटीज़ क्या है, हुआ क्या है। वियतनाम जंग, फॉल ऑफ साइगॉन इन 1975, अप्रैल 1975 आई गेस, और उसके बाद 2021 में फॉल ऑफ काबुल। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो तकरीबन कोई 45-46 साल बनते हैं, शायद 45-46 साल बनते हैं। अब मेरा एक सिंपल सवाल है, अगर मैं 46 साल को मैंने कोई वाज़े तौर पे तो नहीं देखा समझा, मगर मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि पिछले 30 साल को मैंने देखा और समझा। और जब ये वाली जंग शुरू हुई थी अफ़गानिस्तान की, तो मैं यूएस में था, और वहाँ पर जो हम अगर बाहर भी होते हैं तो हमारे जज्बात, हमारे सेंटिमेंट्स और हमारी सोच, हमारी फ़िक्र वैसी ही रहती है। तो वहाँ पर कम्युनिटी के अंदर गुफ्तगू और ये एक बड़ा मौजू होता था, तो हम वहाँ पर भी ये बातचीत सुनते थे। जो मैं 1975 और 2021 को दो चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ, उसमें 46 साल का फ़र्क है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल इस पॉइंट के हवाले से करूँगा, क्या पिछले 46 सालों में अमेरिका ग्रो करता है या नीचे जाता है? मेरा एक सवाल है आपसे। इकोनॉमिक हवाले से, अगर इकोनॉमी वाइज वो ग्रो करता है या नीचे जाता है? ताकत वाइज वो ग्रो करता है या नीचे जाता है? टेक्नोलॉजी वाइज वो ग्रो करता है या नीचे जाता है? ये अपने आप से सवाल कीजिए। हाँ, अब इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात इस वक्त ये है कि हम सवाल उठा सकते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, और जो जेनेवा की इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी हुई है, हम उनके सामने सवाल खड़ा कर सकते हैं कि भाई वो अलाइड फोर्सेस गई थी अफगानिस्तान में, उन्होंने 20 साल वहाँ पे लगाए, और ज़रा हमें नतीजा बता दीजिए, और हमें ये भी बता दीजिए कि वहाँ से जो वो निकले हैं, तो क्या वो जो बोल कर गए थे, असल टारगेट की बात नहीं कर रहा, उस पर अभी मैं आगे बात करूँगा, जिसकी वो बात करके गए थे कि हम वहाँ पर अमन कायम करना चाहते हैं, एक थ्रेट, रेडिकलाइज थ्रेट, और एक फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इस मुल्क में पाया जाता है, हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। वो दुनिया के लिए ख़तरा है, हम इसलिए यहाँ जा रहे हैं, और फला फला शख्स उसामा बिन लादेन यहाँ मौजूद है, या व्हाटएवर वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, तो हम उन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्या उनका इनक़िलाब इस बात की ज़मानत दे के निकला है
कि हाँ जी सब कुछ सेट हो गया और उनकी जो हम कायम करने आए थे, जो उनसे रिट हम कायम करने आए थे और जो हम मामलात को ख़त्म करने आए थे वो हमने ख़त्म कर लिए। क्या ऐसा हुआ? सोचिएगा इसमें। तो इस पर हम सवाल उठा सकते हैं जेनेवा की इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ह्यूमन राइट्स से, एमनेस्टी इंटरनेशनल से कि भाई हो क्या रहा है। जो बातें इतनी होती हैं, बयानात बड़े आ जाते हैं, तो यूएनओ में ये सवाल उठना चाहिए। और इसमें जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें सिर्फ कसूरवार यूएस है, इसका बराबर का जिम्मेदार यूके भी है और अलाइड फोर्सेस भी हैं। और थोड़ी सी रियलिटी को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉज पे कोई जंग नहीं लड़ा, कॉज पे कोई जंग नहीं लड़ा, ये सब बातें हैं। ये कॉज एक ट्रक की बत्ती है, जिस तरह हमारे यहाँ भी ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा दिया जाता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। कॉज एक ट्रक की बत्ती है। रियलिटी ये है कि हर एक के अपने टारगेट्स थे जिसको लेके वो इस जंग में कूदा, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो या अलाइड फोर्सेस हो। ठीक है। अब हमारा ये सवाल जो मेजर है कि हमारा सवाल ये है कि हजारों की तादाद में फौजी मारे गए, चाहे वो अमरीकी हो, चाहे अफगानी हो या मुजाहिदीन हो, जो भी इंसान मारे गए। तकरीबन 83 बिलियन डॉलर हम तो नहीं, 83 बिलियन डॉलर स्पेंड हुआ जो मटेरियल और उस पर जो उनकी फोर्सेस की ट्रेनिंग पे और जो वो बताते हैं, जो उनकी फिगर्स हैं। उसके बाद एक फिगर मैं आपको बताऊं जो बड़ी ही हैरानकुन है, कि जिसको ओवरऑल कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन जो है वेस्ट हो गया। $1 ट्रिलियन वेस्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं वज़ीद वाज़ेह करना चाहूँगा। नंबर 1, $1 ट्रिलियन होता क्या है? ये जो दुनिया की सब में बड़ी मार्केट है ना, ये फॉरेक्स मार्केट है, जिसका कोई देश नहीं होता और वो पूरी दुनिया की मार्केट होती है। तो फॉरेक्स मार्केट के लिए कहा जाता है कि इट इज़ मतलब जो है वो $1 ट्रिलियन से बड़ी मार्केट है। तो इतना बड़ा नुकसान जो है वेस्ट हो गया कहते हैं, इसको वेस्ट हो गया कहते हैं। अगर ये वेस्ट हो गया है तो सवाल ये है कि जिन लोगों का ये पैसा वेस्ट हुआ है, क्या इन रियलिटी ऐसा हुआ होगा? आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सारा पैसा वेस्ट किया होगा? मुझे नहीं लगता, मुझे कतई तौर पर नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी 46 साल की ग्रोथ बताई, तो इससे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता। और आगे का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, बेहतर जानने वाला है। मगर जो हम प्रोजेक्शंस करते हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा पे या जो फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं, फिगर्स होती हैं, तो अगर हम उस पर प्रोजेक्शन करें तो अभी भी ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका बहुत हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि जिस वक्त अफ़गानिस्तान में एंट्री अमेरिका ने ली थी 2001 में, तो उस वक्त चूँकि हम भी यूएस में थे, तो हम बड़े वहाँ पर टेलीविज़न पर प्रोग्राम, नेशनल पब्लिक रेडियो पे सुबह से शाम तक यही गुफ्तगू होती थी और हम अपनी कम्युनिटी की भी गुफ्तगू सुनते थे। तो मुझे एक जुमला बड़ा अच्छी तरह याद है जो हमारी कम्युनिटी में होता था कि अमेरिका ने अपनी बर्बादी का दरवाज़ा खोल लिया, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, इकोनॉमी वाइज तबाह हो जाएगा। तो हम ये सोचते थे कि वाकई शायद ऐसा होगा शायद कि इकोनॉमी वाइज अमेरिका तबाह हो जाए। क्या अमेरिका तबाह हो गया? पहला सवाल जिस तरह मैंने किया आपसे। दूसरी बात इसमें जो अहम ये थी वो ये थी कि अगर आपको सीखना और समझना था तो थोड़ा तो ये चले जाए ना। वियतनाम की वॉर, जो वियतनाम में नुकसान उठाया या जो शर्मिंदगी और बेइज्जती हुई, उसमें भी बर्बाद नहीं हुआ, उसके बाद भी ग्रो करता हुआ नजर आया। आप उन चार्ट्स को देख लें, आप हर लिहाज से देख लें, ताकत के एतबार से, पैसे के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, हर एतबार से वो ग्रो करता रहा। फिर उसका अगर मैं समझूं कि अगर अमेरिका ने सही मानों में जो लॉस किया है, लॉस भी नहीं कहना चाहिए, बेसिकली जो दूसरी पार्टी ने अच्छा अमल एग्रीमेंट किया है,
तो वो मुझे सिर्फ एक जापान नज़र आता है, क्योंकि जापान की जो मूव थी वो बड़ी शानदार थी। पर्ल हार्बर और उस वाक़े के बाद जो जापान के साथ उनका एटमी जो हमला किया गया, क्योंकि जापान, अब मैं नंबर वाइज देखता हूँ, जापान, वियतनाम और काबुल, अफ़गानिस्तान, इन तीनों को देखिए कि, और आने वाले 10-20 सालों में भी हम देखेंगे, क्या जापान ने जैसी ग्रोथ ली क्या वियतनाम ने ली, क्या अफ़गानिस्तान लेगा। तो लिहाजा अब तक जापान ने एक दुरुस्त एग्रीमेंट किया। एनीवेज आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि इतना नुकसान हो गया, $1 ट्रिलियन का वेस्ट हो गए और हज़ारों फौजी मारे गए। अब यहाँ पर एक सवाल जो अभी काबुल की फतह पे बात हो रही है, 3,000 अफगान, सॉरी 3,000 नहीं, 3 लाख अफगानी फ़ौजियों को ट्रेन किया गया, जिस पर बड़ा पैसा खर्च हुआ और उनके साथ कुछ कॉम्बैट भी हुए, कुछ ऑपरेशंस भी किए, जिसमें उनकी ट्रेनिंग नजर आई उनको, बड़ी अच्छी, बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। उन्होंने कहा हमने अपने लेवल की ट्रेनिंग इनको दी है। फाइन, बिल्कुल दी होगी, आई एग्री। और तालिबान की कुल तादाद 70 से 75 हज़ार, तालिबान की कुल तादाद 70 से 75 हज़ार। तालिबान एंट्री लेना शुरू करते हैं, अफगान हुकूमत, अफगान फ़ौज जो है पीछे हटना शुरू करती है, जो कि बड़ी ट्रेंड है। और जिस तरह की ट्रेनिंग की वो बात कर रहे हैं, तो हम तो ये कह सकते हैं कि विद टेक्नोलॉजी एंड विद ऑल दोज रिसोर्सेज शायद वो अमेरिका की तरह की फ़ौज बन चुकी है ट्रेनिंग करके। मगर अफगान फ्रंट फुट पे तालिबान फ्रंट फुट पे आते हैं, ये बैक फुट पे आते हैं, ये काबुल पे आते हैं, कोई मसला नहीं होता, वो बैक ऑफ कर जाते हैं। क्यों बैक ऑफ करते हैं, इनकी वजूहत पे सोचिएगा। नंबर 1, मैंने जिस तरह कहा था, टारगेट्स क्या है समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जल्द से जल्द हम एक्साइटेड हो जाए। क्या जो मुज़ाकरात दोहा में, क़तर में और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में हो रहे थे, तो क्या उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी? अमेरिका इतना शांत क्यों बैठा था? इराक़ के अंदर प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम के विद इन नो टाइम हेवी इक्विपमेंट जो है सऊदी अरब और कुवैत में उतर जाता है। थ्रेट है जी, आपको इराक़ से थ्रेट है, विद इन नो टाइम उतर जाता है। जनाब, मगरिब की अज़ान की वजह से हम थोड़ी गुफ्तगू रोक दी थी हमने। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि 70 से 75 हज़ार जो हैं तालिबान थे। क्या वजह थी कि वो फ्रंट फुट पे आते रहे और अफ़गान जो फ़ौज थी, जो बड़ी हाईली ट्रेंड थी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ, वो बैक फुट पे जाती रही? ज़रा सोचिएगा, हिस्टोरिकली देखें, इराक़ वॉर ले लें, इवन वियतनाम ले लें, और उसके बाद चाहे वो जापान ले लें, या जो भी अमेरिका वॉर्स लड़ता रहा है, जो इराक़ में हुआ, इराक़ में तो टोटल जंगी एयरफोर्स ने की, कोई मूवमेंट ऐसी नहीं हुई। एयरफोर्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और हज़ारों टन बारूद गिरा के, और उसके बाद वो मूव कर गए। तो अगर आप समझें तो यूएस की जो स्ट्रेटजी मेनली फोकस है वो एयर स्ट्राइक्स पर रहा है। उनके जो कॉम्बैट भी हैं वो थ्रू एयर होते हैं, जाके भी वो दूर दूर लड़ते हैं। तो अब जब अमेरिकन आर्मी वापस जा रही थी, तो क्या अफ़गान एयरफोर्स भी वैसी ही ट्रेंड थी जो इनको लड़ाई में ये मदद दे सकती? जब तक अमेरिकन एयरफोर्स एयर सपोर्ट पे थी, तो उस वक्त तक तालिबान बड़ी शांति के साथ, बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने मूव्स बना रहे थे, कोई तेज़ी उनमें नहीं थी। जब अमेरिकन, अच्छा, फ़ौज का आना और जाना कोई एक दिन या एक घंटे का काम नहीं होता, ये कोई आसान बात नहीं होती है। तो ज़रा सोचिएगा इस पर कि जिस तरह अभी मैंने आपको मिसाल दी थी इराक़ की वॉर में सऊदी अरब, क़तर और कुवैत में जिस तरह एंट्री ली थी यूएस हेवी इक्विपमेंट ने, तो इसी तरह हेवी इक्विपमेंट को जाने में भी कुछ वक्त तो लगता है। तो ये तमाम चीज़ें समझनी चाहिए कि यकीनी तौर पे एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ इनखला की बात हो रही है, और मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? तालिबान से हो रहे हैं। कुछ ऐसी डील होंगी जो क्लोज डोर डील्स होंगी,
ठीक है जी। तो अंदाज़ा सबको था। और दूसरी अहम बात हिस्टोरिकली अगेन मैं आपको बताऊं, अमेरिका जब जब निकलता है अपनी, मैं इन 3 जंगों पे फोकस रखता हूं, जापान, वियतनाम और अफ़गानिस्तान, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इसका कोई काम नहीं है। अगर आप नोटिस करें, कोई काम है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे? और जैसे यूके की एंट्री सब कॉन्टिनेंट में हुई या कनाडा में हुई या ऑस्ट्रेलिया में जो उनका तसल्लुत था, तो उसमें यूके ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम किया, ठीक है। एक फ्रेंच ने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया और इस तरह यूएस ने भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, बल्कि यूएस बदमनी, बेचैनी छोड़कर आता रहा। अगर आप नोटिस करें तो ये बदमनी और बेचैनी छोड़कर आता रहा जहां भी गया, ठीक है जी। तो लिहाजा जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर चुका था तो मोराल फौज का डाउन होना शुरू हो गया था यकीनी तौर पे। और फौज को जब किसी भी ताकत को लड़ने के लिए जो ज़मीनी फौज होती है उसको सब में पहले एयर सपोर्ट चाहिए होती है, दूसरी अटलरी सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है जी। और उसके अलावा लॉजिस्टिक की बड़ी अहमियत होती है कि पीछे से कितना असला आ रहा है, उनका खाना पीना, उनकी हेल्थ सर्विस, एम्बुलेंस, ये तमाम चीज़ों की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। फ़ौज इसके बगैर नहीं लड़ती, कोई बहादुरी वादरी नहीं होती। जिस फ़ौज की आप 3 वक्त की रोटी रोक दें वो फ़ौज खुद ही बैठ जाती है। ये उसूल है, ये कोई अनोखी बात नहीं कर रहा मैं। तालिबान का तर्ज़ फाइटिंग डिफरेंट है, वो इस बेस पे नहीं है। वो काफ़ी अरसे तक सरवाइव करना जानते हैं, 20 सालों से लड़ रहे, मुसलसल लड़ रहे, नए नए ग्रुप बन के लड़ रहे। तो ये तमाम चीज़ें अंदाज़ा था और समझ में आने वाली थी जब भी यूएस जो है इतना शांत बैठा है, वरना अभी तक तो पता नहीं क्या क्या उसने मुसीबत डाल देनी थी। 1 मिनट के अंदर कोई 2-3 उसने वो भेज देने थे और कॉम्बैट शुरू हो जाना था और उन्होंने आके बमबारी कर देनी थी। कुछ भी कर सकता था वो, मगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, बड़ा शांत है। सिर्फ थोड़ा सा एक दूसरे को बोल रहे हैं, और वो भी इसलिए बोल रहे होंगे कि जो नेगोशिएशंस में बाहर निकलने की नेगोशिएशंस होंगी उसमें कुछ कंट्रीज़ जो अलाइड फोर्सेस थी आइसोलेट हुई हैं या हुई होंगी, आई एम नॉट श्योर, जो मेरा तज्जिया है अलाइड फोर्सेस आइसोलेट हुई होंगी। ये वो तफर्रक़ा है जो इनके बयानात में आपको नज़र आएगा, वरना इन रियलिटी, अगर इन रियलिटी देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो अनोखी हुई हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खैर बहरहाल, तो लिहाजा जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नॉर्मल है। और दूसरी अहम बात ये थी कि पिछले जो साल गुजरे गनी गवर्नमेंट के और जो भी ये प्लांटेड सदर इनके होते रहे, उसमें अफ़गानी अवाम कितनी खुश रही उनसे। करप्शन की जो लेवल था, बावजूद इसके कि वह अमेरिकन फोर्सेस थी, सारा कुछ वो हैंडल कर रहे थे, उनके अपने लोग थे, करप्शन का लेवल हाइट पे रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जिससे उनको जो मासेस की सपोर्ट है वो भी नहीं मिल सकी, अवामी सपोर्ट भी नहीं मिल सकी। तो उनके पास चाराकार क्या था? उनके पास चाराकार यही था कि भाई हथियार डाल दो। तालिबान ने कहा हमारे साथ मिल जाओ, हथियार हमें दो, घर जाओ आराम करो, आम माफ़ी। तो ठीक है, ये तो होता है फ़ौजों में, आम माफ़ी हो गई, अब वो आपके लिए लड़ रहे हैं। ये जो फ़ौजे या फ़ौजी होते हैं, या ये कोई मतलब इसमें कोई कारफरमा यहाँ पर हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है। कई ऐसी रेसेस हैं, ऐसी रेस आपको मिलेंगी जो गुज़िश्ता 300-500 साल से फ़ौज का हिस्सा रही हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो या कहीं भी हो। तो वो रेसेस ग्रो इस तरह कर रही हैं, तो लिहाजा उन्होंने यहाँ से नहीं लड़ना, वहाँ से लड़ना है, करना तो उन्होंने यही है। तो वो उनके साथ मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और उनको ना मिलने की सूरत में एक थ्रेड भी नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में जो मेजर तालिबान को जो फ़ायदा मिला है वो यूएस एयर सपोर्ट की कमी की वजह से, लॉजिस्टिक सपोर्ट की वजह से इनको सब में बड़ा फ़ायदा मिला है तालिबान को। और तालिबान वॉज वेल प्रिपेयर्ड और बहुत तैयार थे और इस वक्त बड़ी मैच्योरली बिहेव कर रहे थे, जो कि उनकी
मुज़ाकरात की तवालत में, मुज़ाकरात की क्या कहना चाहिए जो तादाद है उसमें वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। ये अब 15-20 साल पहले वाले तालिबान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दे आर कंप्लीटली न्यू तालिबान, मेच्योर तालिबान, एंड आई होप सो कि इन अ पॉजिटिव सेंस दे आर मेच्योर तालिबान। अब जनाब जो अहम सवाल जो हम अपनी मार्केट की तरफ आ रहे हैं, इट इज़ टू अर्ली टू मेक अ कंक्लूजन। ये जो हमारे यहाँ एक तरीक़ा है कि अभी किसी मौजू पे बात शुरू होती है, आज कोई मुद्दा शुरू होता है असेंबली में, तो शाम के तमाम जितने करंट अफेयर्स प्रोग्राम हैं उसमें माहिर तज्ज़ियेकार और मुझ जैसे लोग जिनको कुछ भी नहीं पता वो बैठे तज्ज़िये कर रहे होते हैं, और उस तज्ज़ियों में वो मोरद इल्ज़ाम भी ठहरा देते हैं और आइनी एतबार से दुरुस्त भी करार देते हैं। मैंने तो कई प्रोग्राम ऐसे देखे जिसमें 4 आदमी बैठे हैं और एक ही बात की मुखालफत में 2 आदमी आइनी करार दे रहे हैं उस मुखालफत को, और कुछ उसकी तायीद में उसको आइनी तायीद दे रहे हैं, दोनों उसको गारंटी कर रहे हैं, और मेज़बान दोनों से बात कर रहा है। प्रोग्राम ख़त्म होता है, कंक्लूजन कुछ भी नहीं होता। तो ज़रा थोड़ा सा थम जाइए, ठहर जाइए, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन को ड्रॉ कीजिए, अपने तौर पे कंक्लूजन लेने की कोशिश कीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। नंबर 1, हमें सब में पहले ये समझना पड़ेगा टारगेट्स और अचीवमेंट क्या है। देखिए भाई, वो ज़माना चला गया जब वो फलाने की फ़ौज होती थी, वो कहती थी कि मुझे यहाँ से लेकर फलानी ज़मीन तक, उस पार तक मेरा झंडा नज़र आना चाहिए। ऐसी कोई जंग वंग नहीं हो रही अब कि मुझे अपनी जोग्राफिकल जो वो है बढ़ानी है, ना ना, ऐसी कोई जंग नहीं हो रही अब जंग हो रही है माइंडसेट की और इकोनॉमी की। मुझे वहां से लूटना क्या है, इस जंग से मुझे मेरी इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, और इस जंग का दूररस्त नताइज, माइंडसेट को चेंज करके मैं क्या हासिल कर सकता हूं। ये है टारगेट्स और अचीवमेंट्स। पता नहीं इराक से क्या अमेरिका कुछ बहुत बड़ी कामयाबी लेके निकला है? इराक से कामयाबी लेके निकला है क्या? अगर कामयाबी लेके नहीं निकला, मां सिवाय इसके कि सद्दाम को मार दिया, सद्दाम को मार दिया तो सद्दाम को प्लांट भी तुमने किया। सद्दाम हो या क़ज़्ज़ाफ़ी, दोनों की दौरे हुकूमत में वहां के लोग बहुत खुश थे, दोनों को मार दिया तो क्या मामला ठीक हो गए? वो निकल गया, वो चला गया, मामला ख़राब कर दिया और उसके बाद चला गया। तो इनफैक्ट इराक़ की उसमें टारगेट क्या थे, पता नहीं कितने तेल के जहाज़ रोज़ाना और कंटिन्यू इराक़ से निकलते रहे। इराक़ मेरे ख्याल में 2nd या 3rd प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल था, है। तो इराक़ ने क्या खोया, अमेरिका ने क्या पाया? अब बात कर रहा हूँ उस $1 ट्रिलियन की। पागल नहीं अमेरिका $1 ट्रिलियन लगाएं, मुझे नहीं मालूम। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ द वॉर्स एंड ऑल दैट, या अफ़गानिस्तान के मामलात का एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर समझता हूँ जो कि विच इज़ अ कॉमन सेंस कि $1 ट्रिलियन अगर वो वेस्ट कर रहा है तो उसके कोई टारगेट होंगे, उसकी कुछ अचीवमेंट्स होंगी। अब मसला ये है कि जो कॉज बताया गया वो अचीवमेंट नहीं है, वो ट्रक की बत्ती है। ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि वो तो ट्रक की बत्ती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस ट्रक की बत्ती को अचीवमेंट के साथ मिला के हम कह रहे हैं अचीवमेंट तो ही नहीं, वो हार गया। ओ भाई, वो तो हमें उसने बताया था कि दिस इज द टारगेट। इराक में गया क्योंकि उसने कहा कि मास डिस्ट्रक्शन का वेपन इराक के पास मौजूद है और सद्दाम इसको इस्तेमाल कर सकता है। निकल आया, कौन सा मास डिस्ट्रक्शन का वेपन वहां से निकला? ट्रक की बत्ती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रक की बत्ती। पूरा इराक तबाह हो गया। मुझे वो दिन याद है कि रोजाना वेटेज हम देखते थे कि 4000 टन और पता नहीं 2000 टन बारूद इराक पे गिराया गया। हजारों टन के एतबार से बारूद गिराया गया। क्या मास डिस्ट्रक्शन का जो वेपन है वहां से मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। ट्रक की बत्ती। अचीवमेंट क्या थी, कोई इस पे जानने की कोशिश नहीं कर रहा। कुछ जज्बाती लोग बैठे होंगे, वाह जी अमेरिका तो वहां से बड़ा ख्वार होके निकला, तबाह हो गया और फला हो गया। मैंने बताया आपको 2001 में यूएस में मैं खुद था और वहां पर मुझे हर शख्स की जबान से यह लफ्ज सुनने को मिलता था कि यह वॉर अमेरिका को तबाह कर देगी। पता नहीं यार कैसे तबाह कर देगी, मुझे नहीं समझ आ रहा।
मैं वियतनाम की वॉर से, मैं तो फंडामेंटल वैल्यूज़ और उस पर प्रोजेक्ट करूँगा। मैं खाली खुली बातों पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई फंडामेंटल वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं वियतनाम की वॉर देखता हूँ, वहाँ पर उसकी हार देखता हूँ, उसके बाद ग्रोथ देखता हूँ, फिर वियतनाम को देखता हूँ, फिर अमेरिका को देखता हूँ, तो फिर मुझे समझ में आ जाता है, मुझे बआसानी समझ में आ जाता है। और अगर कॉमन सेंस में को इस्तेमाल करूँ मैं, तो मुझे ये भी समझ में आ जाता है कि उस दिन से आज तक उस खित्ते में वो मौजूद है, उन पानियों में वो मौजूद है। कोरिया का थ्रेट, फालतू का थ्रेट पानियों में मौजूद है। ईरान, इराक, ये सारे थ्रेट उस पानियों में मौजूद है जो हमारी गल्फ स्टेट के लिए एक मसला है। तो सोचने की बात है, अचीवमेंट्स क्या हैं। अगर अचीवमेंट समझ में आ गई तो मेरे ख्याल में मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। तो मेरे लिहाज से टारगेट और अचीवमेंट को समझने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम जज्बाती हों। अच्छा, तो सब में पहले तो हमें एक और काम करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि तालिबान, जिस तरह मैंने कहा कि मैच्योर तालिबान मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या आती है। जो अभी रिसेंटली जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मेरे ख्याल में हुई है, या परसों रात को हुई है या कल हुई है, मैंने तो कल पढ़ी, तो उसमें मुझे तालिबान रियली मैच्योर नज़र आए। उन्होंने कोई भी अनएक्सपेक्टेड या कोई भी ऐसी थ्रेटनिंग गुफ्तगू नहीं की, लोगों को रूम दिया, और बहुत ज़बरदस्त तरीके की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और अभी ये शुरुआत है, उनका पॉलिसी स्टेटमेंट अभी भी नहीं बना, उनकी शूरा अभी तैयार नहीं है, अभी उनकी कैबिनेट तैयार नहीं है, अभी उनकी लीडरशिप स्प्रेड ओवर है, अभी पूरी एक जगह पे बैठी भी नहीं है। उसके बावजूद दे आर रियली फोकस्ड। तो मैच्योर तालिबान। अच्छा, मैं इस मामले को इस तरह देखता हूं, इट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री लाइक पाकिस्तान। आज से मेरे ख्याल में आई बिलीव के 12-13 साल तो शायद हो गए, 12 साल आई बिलीव हो गए कि CPEC की जब बातें शुरू हुई थी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि, बल्कि अगर आप लोग जो पुराने हमारे फॉलोवर हैं सेफली इन्वेस्ट के, तो उनको याद होगा कि हमारी जो रोज़ाना की कॉल होती थी, उस पर ऊपर हम एक हेडलाइन देते थे कि पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल और पाकिस्तान का गेम चेंजर बन सकता है CPEC। हम एक रोज़ाना एक लाइन लिखते थे ताकि ये हमारे दिमागों में बैठ जाए, हमारी डेली कॉल में वो लिखा होता था। उस वक्त भी मैं एक बात कहता था कि CPEC बेहतरीन चीज़ है, मगर खुदारा डू नॉट अंडर एस्टिमेट द चाइनीज़ गवर्नमेंट और पीपल। मुल्कों में वो बचपन से मैं सुनता आया हूँ, पाक चीन भाई भाई, पाक चीन भाई भाई। बिलीव यार, खुदा के लिए यार, ये मुल्कों में कोई भाई भाई नहीं होता, मफादात की दोस्तियाँ होती हैं। कोई मुल्क, इवन सऊदी अरब जिसको आप बहुत ही बड़ा अपना लाडला समझते हैं, वो कौन सा आपका भाई है, वो कौन सा आपका हमदर्द है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कैसे स्टेटमेंट दिए उसने हमारे खिलाफ, कैसे स्टेटमेंट दिए जब हम ईरान के इशू पे और वो क्या यमन के इशू पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो भाई ये कोई भाई भाई कोई नहीं होता, सब बेकार की बातें। मफादात की दोस्तियां होती हैं, मुल्कों के बीच में मफादात की दोस्तियां होती है। तो CPEC का बनना, उस पानी तक रसाई, इकोनॉमी, बिजनेस, ये है चाइना के मफादात। पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है उसको। आज पाकिस्तान कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई मुसीबत डाल के दिखा दे, चाइना जिंदगी मुश्किल कर देगा, सब दोस्तियाँ वोस्तियाँ भाई भाई सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त भी ये बात की कि रियलिटी है कि यार एक तरफ ये जज्बाती बात को एक तरफ कोने में रख दो, पाक चीनी भाई भाई वो कहानी रहने दो, हम चुअन लाई के दौर से देखते आ रहे हैं बचपन से। तो रियलिटी ये थी। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त फिर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि पाकिस्तान खड़ा हो। शाह महमूद कुरैशी जैसे फॉरेन मिनिस्टर की से ये काम नहीं हो सकता। हमें कोई बहुत अच्छा फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, हमें कोई बहुत अच्छा नेगोशिएटर चाहिए। इस बात को समझिएगा, नेगोशिएटर। हमें, मैंने कहा ना, शाह महमूद कुरैशी जैसा खारजी उमूर पर कुछ नहीं कर सकते। ये नेगोशिएटर चाहिए हमें, जो मुख्तलिफ ममालिक के बीच में बैठ के नेगोशिएट करे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को।
वो उस तरह नहीं कि एक कॉन्डोलेसा राइस का फ़ोन आया और हमने कहा ओके फाइन, नो 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 नो, ऐसी नेगोशिएशन नहीं चाहिए हमें, थोड़ी सी बोल्ड नेगोशिएशन चाहिए। वी आर इन अ पोजिशन टू गो विद दैट ना। ऐसा है, पाकिस्तान इस वक्त लोगों की आंखों में सामने नजर आ रहा है, हमको थ्रेड भी मिलेंगी मगर हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर इसको हैंडल सही कर लिया गया, ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये 4 मेजर कंट्रीज हैं, 2 ताकतें हैं, रशिया एंड चाइना, और 2 बिल्कुल क्लोज नेबर्स हैं, पाकिस्तान एंड ईरान। और उसके बाद आप टर्की को भी मिला लीजिए। टर्की को अगर मिला लेंगे तो पूरी मुस्लिम उम्मा भी आपके साथ हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान, टर्की एंड देन अफगानिस्तान, 4 इस्लामी मुल्क, तो मुस्लिम उम्मा भी आपके साथ होगी। मामलात बड़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। अब इसके लिए कौन सा, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला कोई ऐसा शख्स पैदा करे पाकिस्तान में जो एक अच्छा नेगोशिएटर हो, जो इन मामलात को हैंडल कर सके, इसका माहिर हो। ऐसा कोई बंदा, जाहिर बात है अपॉइंट करना पड़ेगा, ऊपर से लाना पड़ेगा, जमहूरियत से तो नहीं आ सकता वो। अच्छा जनाब, अब अगर हम ये कर लेते हैं तो फिर तो ये जनाब पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वी आर गोइंग टू रॉक। अगर हम ये कर ले तो फिर खित्ते में हमारी वाह भी होगी और पूरी विन विन सिचुएशन होगी हमारी। और अगर हमने इसको सही तौर पे वो कर दिया, और ये सारे काम करते हुए एक बात वो कहते हैं ना कि जब इंसान फतह के नशे में होता है या इस किसी भी किस्म का कोई नशा अच्छा नहीं होता, तो अगर किसी नशे में हैं तो इससे बाहर आ जाएं, क्योंकि यूएस फोर्सेस और अलाइड फोर्सेस जो बाहर गई हैं, तो इसको ऐसा मत समझिए कि वो 100% चले गए। दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। वो बैठ के बड़ी आराम से देख रहे हैं यार, वो एक वक्त में 2-2, 3-3 कट्टे खोल लेते हैं, उनके लिए क्या मसला है। अफ़गानिस्तान की जंग चलती रही, बीच में इराक़ भी चल रहा था, और बीच में वो कोरिया में भी पंगे थे, तो वहाँ से वो उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको इतना हल्का मत लीजिए, वो कहीं नहीं गए, फिजिकली बाहर हो गए, क्योंकि दे नीड रेस्ट एरिया, उनको एक रेस्टिंग पीरियड चाहिए। 20 साल अमरीकी तारीख की सब में बड़ी जंग, 20 साल 2001 से 2021, अपने मुल्क में उनको बदअमनी नहीं चाहिए, एक तूफान पैदा हो सकता है। जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वो सब में पहले अपने मुल्क के अंदर कोशिश करती हैं दिमागी और जो माशी सुकून मुल्क में रहे। अगर ये 2 सुकून मुल्क में होता है तो अवाम जो है वो गवर्नमेंट को तंग नहीं करती। मुझे याद है कि जब मैंने लाइफ में पहली दफ़ा सिंगापुर विज़िट किया तो आई वॉज टू यंग, तो मेरे साथ मेरे एक जानने वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर ये सब ऐसा क्यों है। तो मेरा वो पहला दिन था वहाँ पर सिंगापुर में, तो वो मुझे एक पार्क में हम गए वहाँ पर, और वहाँ हम बैठे थे और वो सुकून लोगों में देख रहे। तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा एजुकेशन, हेल्थ और 4 दीवारी। इन 3 चीज़ों को सिंगापुर इंश्योर करता है। हेल्थ मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक फ्री एजुकेशन, तो एजुकेशन है, एजुकेशन तो और बच्चों को भी फ्री मिलती है। 2 बच्चों को जो मरात हैं, मतलब जॉब की सूरत में या प्लेसमेंट की सूरत में, वो भी मिलेंगी। तो भाई इसके, उन्होंने कहा इसके बाद बचता क्या है, किस बात पे जाके हुकूमत से लड़ें। तो इस तरीके से हुकूमतें अगर सुकून में रहना चाहती हैं तो ये 2-3 चीज़ें दे देती हैं। तो ये डेवलप कंट्रीज़ में आवाम जो है ना, जो इतनी खामोश बैठी होती है, हर चीज़ में हर थोड़ी देर के बाद रोड पे नहीं आती, इसलिए नहीं आती क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होते हैं और वो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। हमारे पास तो ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, तो एक हमारे लिए तो फ़न होता है रोड पे आना, प्रोटेस्ट तो बाद में होता है, पहले तो एक चेंज होता है, फ़न होता है, चाहे वो लाइट के जाने पे रोड पे आना हो या किसी बात पे। एनीवेज, हम कॉन्टेक्स्ट से हट रहे। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो हम इसको इनकैश कर सकते हैं, हम
इससे हमारी इकोनॉमी, बिजनेस, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। और इस वक्त एक लल पीरियड आएगा जो इस आर्मी को चाहिए वो ले रही है। अगर वो लेती है तो उसको करने दें। और उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि हम ये भी सोचें कि हमारी इस हिकमत अमली से CPEC स्ट्रेंथन होगा, और अगर CPEC स्ट्रेंथन होगा खित्ते में तो फिर कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। और इस बात का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि आप जब ये पॉजिटिव अमल कर रहे होंगे तो जो लोग बाहर चले गए हैं, इनखला जिनका हुआ है वो बाहर बैठे बेचैन होंगे। इंडिया की बेचैनी आपने देख ली है। अब आपको दूसरे लोग, उस ब्लॉक के लोग बेचैन नजर आएंगे कि यार ये तो बड़े, हम तो एक खित्ते में बदअमनी छोड़कर जाना चाहते थे, ये तो पुरअमन हो गए। तो हमारे पुरअमन होने को ये हमें तंग करेंगे अपने अगली डिसीशंस के साथ। वो क्या होंगे? IMF सैंक्शंस होंगी, FATF की वो होंगी, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होंगे, तो फलाना फलाना इस तरह की चीज़ों से हमको डराया जाएगा। साथ साथ इस आफ्टर मैथ के बारे में सोचकर हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि क्या हम इसको मैनेज कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। तो बहरहाल ये तमाम गुफ्तगू को अब मैं यहाँ क्लोज़ करूँगा, और मेरा मकसद ये था ये सारी बातें बताने का। अब मैं चाहता हूँ आप लोग कंक्लूड करें कि जो मौजूदा हालात सारे हुए हैं इसका कंक्लूजन हमारी मार्केट और हमारी इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि क्या ये ऐसी बात है कि कल मार्केट 500 पॉइंट ऊपर और अगले दिन 1000 पॉइंट ऊपर और यहाँ से 5000 पॉइंट ऊपर? जो तालिबान काबुल पे बैठे तो उससे क्या हमारे इकोनॉमिक ट्रिगर्स जो है वो हिट हो गए और हमारी ग्रोथ रेट कल से बढ़ गई है और हम तबाही किस्म की अर्निंग शुरू कर दी हमने किया है। दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीडियम भी कहना बेकार है, लॉन्ग टर्म विजन हमें इसके लिए चाहिए होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमको सोचना पड़ेगा। अगर दुरुस्त सिमत में फैसले जा रहे तो फिर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, हमें करनी चाहिए और वो होती हुई नजर आएगी आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। हाईवेज का जाल बना हमारे अपने मुल्क में, पंजाब के अंदर। जो पंजाब में डेवलपमेंट हुई पिछले 10-20 सालों में, वो तो मुझे पूरे पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आती। बलूचिस्तान में गवादर और CPEC के पास अगर कुछ काम वाम हो गया तो बस ठीक है, वो एक मकसद के लिए हुआ है। ओवरऑल बलूचिस्तान में क्या हुआ है, ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ डेवलपमेंट हुई है, डेफिनेटली हुई है। मगर मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ रोड बनने से तरक्की चल के आती है, ठीक है जी। तो उसी तरीके से इस मामले में भी जो थोड़ी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने लगेगी तो एसोसिएट इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू कर देगी। बड़ी छोटी सी रिलेशन बताता हूं आपको। सिर्फ कंस्ट्रक्शन आपकी जो इंडस्ट्री है वो जब फ्लोरिश करने लगती है तो फर्नीचर वाले जो हैं वो बूम कर जाते हैं। क्यों? एसोसिएट इंडस्ट्री है। एल्युमिनियम वाले ज़बरदस्त बूम कर जाते हैं, रिलेट करते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई ऐसी कोई जज्बाती कैफियत इख्तियार मत कीजिए, सोच समझ के मामलात को देखिए, कंक्लूड कीजिए। किसी की बात पे जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको बता रहा है देखा एक दिन में सब हो गया, तो ज़रा आप भी सोचिएगा कि क्या एक दिन में हो गया। जो मैंने टारगेट और अचीवमेंट की बात की, मैंने ट्रक की बत्ती की बात की, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। दुआ करूंगा कि हमारे ये बातें समझ में आए और हमारे मुल्क में इसका फ़ायदा हो, हमारे पास अमन हो, हमें कोई मज़ीद दहशतगर्दी और बदअमनी को हमको देखना नसीब ना हो। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरीन सूरत हाल पैदा करे और हमें हर परेशानी, माशी और जो इस वक्त मुज़ी अमराज की शक्ल में हमारे सामने कोविड है, डेंगू है, अल्लाह ताला इन सब से हमें बचा के रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।